हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी का मैथ्स का मॉक टेस्ट। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया है। जो शिफ्ट 1/12/2021 को शिफ्ट 3 का जो पेपर था उसी को हम सोल्व करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं। यानी सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, डिजिट चेंज हो जाती हैं। आप ये अच्छे से जानते हैं, एसएससी के जो भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और मैंने एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 3 क्वालिफाई किया है और अभी सीजीएल 2021 का टीयर 2 भी क्वालिफाई किया है। और आगे आप जानते हैं उनके रिजल्ट आने बाकी हैं। तो मेरे पास में मैथ्स का एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जो भी है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उससे आपकी मदद की जाए और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको मैं फुल मार्क्स स्कोर करा सकूं। फुल मार्क्स, और वो भी स्पीड के साथ आप सॉल्यूशन करें। ऐसे नहीं धीरे धीरे या फिर आप बहुत स्लो स्पीड से सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं फास्टेस्ट मेथड बताऊंगा जो मैं सीजीएल का मेंस करते वक्त यूज करता हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यानी बाकी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं पहले ही। तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन है और मैं वीडियो छोटी बना रहा हूं जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। आप अगर बोलते हैं तो मैं लंबी वीडियो भी बना सकता हूं बहुत जल्द, 1-1 घंटे की या 2-2 घंटे की। पर आप जैसे ही चाहते हैं, जैसी वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, मैं वैसे ही आपको कंटेंट दूंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं 11। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि मोहन के द्वारा कितने दिन में कार्य किया जाता है? 15 दिन में। जबकि दिया गया है कि मोहन की जो इफिशियंसी है वो 150 यानी 50 गुना ज्यादा है। किससे? रमेश से। किससे ज्यादा है? रमेश से। तो उसकी कितनी हो जाएगी? देखिए 150 गुना हो जाएगी ना, यानी 50% ज्यादा है। देखिए 50% का फ्रैक्शन बनाते हैं हम। 50% का फ्रैक्शन बनाओगे आप तो क्या होगा? 50/100, यानी ये हो जाएगा 1/2। और 1/2 का मतलब है एक ज्यादा है। किसकी? मोहन की। किससे? रमेश से। तो मोहन की एक ज्यादा है, यानी मोहन की इफिशियंसी 3 है, तो रमेश की कितनी है? 2। इस तरह से आप समझ आ गए होगा। ठीक है, मोहन और रमेश। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो ऐसे मान सकते हैं कि मोहन की जो भी इफिशियंसी है वो 150 हो जाएगी, यानी उसकी अगर 100 है तो। अगर मान लीजिए रमेश की अगर 100 है तो मोहन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 150। तो यहाँ से आप यहाँ से भी रेशियो निकाल सकते हैं, सेम ही रहेगा। तो रेशियो क्या आने वाला है? 3:2। तो इनकी दोनों की इफिशियंसी का रेशियो ये आ चुका है। और आपको बताना है अब कि अगर अकेला मोहन कार्य करता है तो कितने दिन में पूरा कर देगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर इफिशियंसी को मैं जितने दिन में किसी काम को किया है उससे गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा ना। देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? मोहन जो है और रमेश दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। दोनों की इफिशियंसी क्या है? 3 और 2, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, कितनी है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? टोटल वर्क। अभी टोटल वर्क को आपको किससे कराना है? केवल अकेले मोहन से कराना है। तो मोहन की इफिशियंसी क्या है? 3। तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर आपको अगर कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी है तो आप जो डिफरेंट न्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं उनको भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं वो सब क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद अगर आप बोलते हैं तो टॉपिक वाइज में हार्ड क्वेश्चंस, एवरी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। क्वेश्चन है देखिए, 9,500 की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपको जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है 9,500। कितना है? 9,500। इस पर आपको 2 वर्षों में ब्याज निकालना है, कितना होगा? चक्रवृद्धि। और 8% आपको वार्षिक दर दी है। कितनी दी है? 8%। आप जानते हैं वार्षिक दी है पर आपसे अर्धवार्षिक पूछा है। अर्धवार्षिक ब्याज क्या होगा? तो अर्धवार्षिक दर कितनी हो जाएगी? आधी कर देंगे इसको, 4%। अब 4% आपको ब्याज लगाना है कितने साल तक? 4 साल तक।
तो इसके आपके अलग अलग मेथड हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप इसी में ये भी कर सकते हैं कि चार बार आप लगाएं, इसको ट्री मेथड यूज करें, 4% निकालेंगे तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आराम से। देखिए कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। देखिए 4% इसका निकालेंगे, 4×5 = 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4×9 = 36 और 2 38 हो जाएगा। 380 यहाँ पर आएगा। हर बार में आप 4% ही निकालेंगे तो 380 आएगा। ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट जो हर साल रहता है। पर आप जब ट्री मेथड यूज करते हैं तो आप ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं, यानी सबसे पहले 338 पर ब्याज मिलेगा, कितना 4%। आप 4% यहाँ से निकालेंगे, यहाँ आएगा कुछ। फिर इस वाले पर आप ब्याज निकालेंगे, यहाँ पर आएगा। फिर इस पर भी आप ब्याज निकालेंगे, यहाँ आएगा। फिर इस पर भी ब्याज निकालेंगे आप, यहाँ आएगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में इस पर भी ब्याज निकालेंगे, कितना 4%, तो 4% कुछ यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद आप इस पर निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जो भी है देखिए मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ बस कैसे करना है, पर आप ऐसे करेंगे नहीं इस क्वेश्चन को सोल्व, इसलिए मैं आपको ये मेथड नहीं बता रहा हूँ। समझ रहे हो आप, जो भी ब्याज मिला है सभी ब्याज पर भी आपको ब्याज लेना है। तो इस तरह से टोटल आप इसको ऐड करेंगे तो आपका ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। पर आपको ऐसे नहीं सोल्व करना है। देखो इसको कैसे सोल्व करना है ताकि आपका टाइम बचे और आप जल्दी से कर पाए। तो इसको आपको करना है कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपको पता है 4% आपको ब्याज लगाना है, कितनी बार, 4 बार। तो आप एक सक्सेसिव जो परसेंटेज इंक्रीज होता है किसी भी नंबर में वो जानते होंगे, क्योंकि ये सक्सेसिव ही होता है आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज ही होता है, यानी पहले साल 4% बढ़ गया, फिर बड़े हुए पर फिर 4% लगेगा। तो आप ये जानते होंगे अगर A% का इंक्रीज होता है किसी नंबर में प्लस B% का फिर से इंक्रीज होता है तो उसमें टोटल जो इंक्रीज होगा वो हो जाएगा A × B/100। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं है, केवल प्लस लगेगा यहाँ पर, ये हटा दीजिए। ये केवल क्या हो जाएगा, देखिए इंक्रीज हो रहा है तो ये इस तरह से होता है। अगर हो सकता है कभी इंक्रीज हो रहा हो और किसी नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप इस मेथड को यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, पर ये एक डिफरेंट मेथड है कि जिसमें सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। और 4 बार होगा तो कैसे करेंगे, देखिए वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अगर देखिए ए जो है वो इंक्रीज होता है और बी डिक्रीज होता है, तो आप इस तरह से इसको यूज करेंगे, A × B। कुछ नहीं है, सिंपली B + B की जगह -B रख दिया है, और दोनों ही डिक्रीज हैं तो A - B, और यहाँ पर आता है +A × B, क्योंकि मैंने आपका +A की जगह -A रखा और -B ही रख दिया मैंने +B की जगह, तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरह से ये दो मेथड आप यूज कर सकते हैं जब भी सक्सेसिव की बात करेगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे देखिए मैं बताता हूँ। आपको 4% लगाना है, कितनी बार, 4 बार। तो 4%, यहाँ पर भी 4%, और फिर 4% लगाना है, फिर 4% लगाना है। तो इन दोनों का आप सक्सेसिव निकालेंगे, कितना आएगा, 4 + 4 प्लस में 4 × 16, यानी गुणा कर देंगे बटे 100, तो ये आएगा 8.16। ऐसे ही देखिए इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो फिर भी ये भी आएगा 8.16%। ये 2% आ चुके हैं। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकाल सकते हैं आप, तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा, 16.32। ये ऐड कर दिया मैंने दोनों को, ये दोनों को ऐड कर दिया प्लस में, यहाँ पर 8.16 मल्टीप्लाई करेंगे आप 8.16 से, अपॉन 100 से आप भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है थोड़ा सा। अप्रोक्सीमेशन आप कैसे लगाएंगे, देखिए आप कुछ इस तरह से लगाएंगे। 8 की देखिए 16.32 आ चुका है, प्लस में ये लगाना है, तो आप जानते हैं केवल 8 की गुणा कर लीजिए, 8 × 2 = 64 आएगा, यानी 8 × 8 = 64, और 64 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.64 आएगा। ठीक है, समथिंग और कुछ भी आना था, पर मैं पूरा नहीं ले रहा, केवल इतना लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.16 की भी होगी पूरी तरीके से, तो समथिंग आएगा। तो मैंने ले लिया केवल 0.64, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 17% के करीब आ रहा है ना, 17% के करीब। तो 17% आप निकालेंगे कितने का, 9500 का। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन इतना अच्छा काम करेगा कि आपको बहुत टाइम बचा देगा। 17% निकालेंगे अपॉन में 100, तो यहाँ से 2 0 खत्म, और यहाँ से 17 × 5 = 85 का 5, हाँ से लगे 8, और 17 9 153, और 8 153 और 8 हो जाएगा 161। तो ये लगभग कितना आ गया, 1615। तो देखिए 1615 के आसपास मुझे लगता है यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।
ठीक है, तो आप इस तरह का अप्रोच लगाएं। हर एक मेथड काम नहीं करता आपका हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन में हमको अलग मेथड लगाना होता है और जो वहां पर फिट बैठता है यानी वो टाइम हमारा बचाता है। तो यहाँ पर मैंने ये लगाया, कहीं पर मैं रेशियो लगाऊंगा तो कहीं पर कुछ और लगाऊंगा, पर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग अलग मेथड में यूज करूंगा सोल्व करने के लिए। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु कितने पर बेची ये बताना है। देखिए ये आए हुए क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाए हैं। कभी आप सोचें कि ये इजी क्वेश्चन कैसे बना के आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, नहीं जी, ये आपके एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन है। आप जाके देख सकते हैं, सेम शिफ्ट जो मैंने थंबनेल पर भी लिखी है उसमें है। तो अंकित मूल्य कितना है 400 रुपये, इस पर पहले 25% छूट देता है, फिर 15%। अभी मैंने बताया था अगर छूट दे रहा तो -25 कर देंगे और सक्सेसिव निकालेंगे इसमें, फिर 15 करेंगे तो -15 करेंगे यहाँ पर, और माइनस नहीं अब की बार प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों ही माइनस हैं। तो 25 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5 हाथ से लगे 7, 15 में 30 7 37, तो अपन में 100। तो कितना हो गया ये हो गया है आपका 20 30 40, 40 माइनस का है, प्लस करना है आपको 3.75। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको इतना घटाना है, यानी छूट कितनी मिलेगी हमारे लिए छूट मिल जाएगी 36.25 की। ठीक है, इतने की मिल जाएगी, 36.25 की छूट मिल गई है हमें। तो हमने बेचा कितने परसेंट पर है, इतने परसेंट की हमें छूट मिल गई है, तो कितने परसेंट पर बेचा है अभी मैं कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा 60 63.75, 63.75% पर आपने बेचा है इसको। 63.75% निकालेंगे आप 400 का, गुणा करेंगे, देखिए परसेंटेज को यहाँ से हटा देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और 4 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 4 सत्ते 28 2 30 का 0 यहाँ से लगे 3, 4 तिया 12 3 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 4 छक 24 और 1 25। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के बाद, तो आपका आंसर हो जाएगा 255, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए कितने आसानी से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन सोल्व किया और हमने देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का भी सोल्व किया, यानी डिस्काउंट का। ओके, तो एक मेथड है पर यूज अलग अलग जगह हो सकता है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके घनों का योग इतना है। सिंपल है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और घनों का योग इतना दे रखा है, इन संख्याओं का योग क्या है ये बता दीजिए। तो सिंपली क्या है, देखिए ये 3x हो जाएगा। मैंने मान लिया कोई एक x था जो कटा था इसमें से, यानी जो डिवाइड कर रहे थे जब अनुपात बना रहे थे तो x था जो कटा था इनमें से, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 था। तो अब इन दोनों का क्या करना है, घन करना है और उसको योग करना है। तो ये किसके बराबर है 728 के। ठीक है, तो ये इनका घन 728 के बराबर है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27x क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 64x क्यूब। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 7 4 11 का 1 91x क्यूब, यानी 91x क्यूब की वैल्यू है जी 728। ठीक है, तो यहाँ से आप 91 से इसको डिवाइड करेंगे यानी x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा 728 अपॉन 91 72, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 6, मैंने x की जगह पर 2 आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हो गया 8। तो इन संख्याओं का योग बताना था 8 से 14, तो संख्याएं हो गई 14। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई, उसके बाद 15% की कमी की गई, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन कितना था। 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, सेम एक ही कॉन्सेप्ट लगाया है और एक ही शिफ्ट के अंदर आ गए हैं। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए। तो 15% की वृद्धि की, फिर बाद में कमी कर दी, तो मैं लगाता हूँ सक्सेसिव वाला 15 माइनस 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा -15 गुणा 15 अपॉन 100। आप जानते हैं ये कट जाएंगे तो माइनस कितनी क्या हो जाएगी, माइनस क्या बताता है, कमी हो गई है कितने की 2.25 की। तो 2.25 की वृद्धि नहीं 2.25 की कमी हो गई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनके आयतन का अनुपात बताना है। देखिए जब इस तरह का मेंसुरेशन में अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी,
आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कौन कौन सी टर्म इसमें यूज हो रही है, यानी फॉर्मूला क्या है हमारा, बस फॉर्मूले का हमको अनुपात बनाना होता है। तो दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात और उनकी त्रिज्या का अनुपात इतना इतना दे रखा है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। ये मान लीजिए शंकु नंबर फर्स्ट का है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, यही आने वाला है। तो आपको पता है ये तो कट ही जाने। तो अब जो है ना आपको पता है जब भी अनुपात दिया होता है तो इन चीजों पर डिपेंड करता है केवल, यानी R1/R2 का होल स्क्वायर पर, किस किस पर, R1/R2 के होल स्क्वायर पर और H1/H2 पर, इनकी मल्टीप्लाई पर, इस पर ही तो डिपेंड करता है। तो आपको यही करना था बस। तो देखिए अनुपात कैसे हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/4, और आपको गुणा करना है किससे, 2/1 से, तो रेशियो क्या आ जाएगा अनुपात का 1/2, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। ये बोल रहा है कि मिश्र धातु A का 40 किलोग्राम मिश्र धातु B के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में लेड और टीन का अनुपात इतना है, मिश्र धातु B में टिन और तांबे का अनुपात, किसका दे रखा है, टिन और तांबे का अनुपात इतना है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा बतानी है कितना है। तो देखिए आपको कितना आसान दे रखा है, ए धातु जो है उसके अंदर क्या है, वो 40 किलोग्राम की है, उसके अंदर है लेड और आपका टिन, वो है 2:3 में, और बी धातु है उसके अंदर है आपकी 63 किलोग्राम धातु है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है टिन और तांबा, टिन और तांबा बना देते हैं, कितना है 2:5 में। तो आपसे पूछा कि टिन क्या होगी, दोनों को मिला देते, तो टिन यहाँ से देखिए यहाँ से कितनी आएगी 2:3 में है, तो आप जानते हैं यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है टोटल 40, तो टिन की वैल्यू बतानी है आपको, 3 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, मैंने 5 से भाग कर दिया, 5×8 = 40, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 8 की 24, तो टिन आ गया यहाँ से 24 किलोग्राम। तो पहले वाला जो आपका ए धातु थी मिश्र धातु, उसके अंदर तो 24 किलोग्राम निकला टिन, और बी धातु के अंदर टिन कितना निकला 5×2 = 7, 7 की वैल्यू है 63, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 9, और आपसे पूछिए 2 की वैल्यू, यानी 2 की वैल्यू हो जाएगी 18, तो 18 किलोग्राम टिन यहाँ से मिलेगा हमारे लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा टिन, इसको जोड़ देंगे 18 और 24 को, तो 8×4 = 12, कैरी करेंगे 1, आपका ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, यानी 42 किलोग्राम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42 किलोग्राम। ओके, तो अभी संख्याएं x और y का अंतर कितना है 350 है, जहां x बड़ा है y से, और यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का x और y का योग क्या है ये बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपसे बोला गया है कि x का 9.5%, x का कितना 9.5%, ये बराबर है आपके 16.5% के, किसके, y के। ठीक है, तो यहां से आप देखिए x/y, यानी x और y का रेशियो निकाल लेंगे, तो आप जानते हैं आराम से आप योग निकाल सकते हैं। तो x/y कितना हो जाएगा 16.5% अपॉन 9.5%, देखिए परसेंट से परसेंट हट जाएगा, यानी कट जाएगा ये, तो ये रिमूव हो जाएगा, और आपका बचेगा ये, पॉइंट से आप पॉइंट उड़ाएंगे, और यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 × 5 5 9 45, और यहाँ से 5 × 15 5 × 15, तो आपका x/y का जो रेशियो आ चुका है वो आ चुका है आपका 33/19। ठीक है, यही है ना, आपसे बोला गया है कि x और y का जो अंतर है वो है 350, तो देखिए x और y का जो अंतर है हम रेशियो में देख पा रहे हैं वो कितना है, यहाँ पर 14 अंतर है, और 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए ये 14 यूनिट आपका अंतर है रेशियो के हिसाब से, तो ये बराबर होगा आपका 350 के, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, यानी एक जो यूनिट है उसकी वैल्यू 25 है। तो आपसे क्या पूछा है, योग पूछा है, तो योग का मतलब है आपको दोनों का सम करना है, कितना होगा 9 3 12 का 2, हासिल लगा 1 3 और 1 4 1 5, यानी 52 की वैल्यू बतानी है, 52 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से आप 52 यूनिट की वैल्यू बताएंगे, तो 25 × 52 करेंगे आप, सीधा सा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और 50 5 हासिल 25 पंजे 125 और 5 130, यानी 1300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था,
चलिए आगे करते हैं। आपको लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन सभी को आपको अच्छे से देखना है और सोल्व करना है। आगे चलिए, क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना है होगा, ये बताना है। तो देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आए, पर मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको बताने वाला हूं। उसने बोला है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, मान लीजिए उसका विक्रय मूल्य 1 था यानी 1 रुपये था, मैंने उसको 3 गुना कर दिया यानी 3 रुपये बना दिया। ठीक है, तो अब जो यानी पहले जो लाभ हो रहा था, पहले तो लाभ हो रहा था केवल 1 गुना, समझ रहे हैं ना आप, कुछ लाभ हो रहा था, लेकिन अब जो है लाभ 4 गुना होने लगा। कितना लाभ होने लगा, अगर मैं 3 में बेचता हूं तो लाभ होने लगा 4 गुना, यानी पहले से 3 गुना लाभ ज्यादा होने लगा। आप ही समझ आ गया आपको, 3 गुना लाभ ज्यादा होने लगा। अब 3 गुने लाभ की वैल्यू कितनी है, 2 रुपए, अंतर तो 2 रुपए का ना, तो 3 गुना लाभ जो हो रहा है वो 3 गुने की वैल्यू है 2 रुपए, तो 1 गुने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 रुपए। आप बताइए 2/3 रुपए का लाभ हो रहा है उसको और 1 रुपए में उसने बेची थी, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 1/3 रुपए। 1/3 रुपए की वो वस्तु थी, तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना था उसको। देखिए तो 1/3 रुपए की कोई वस्तु थी और उस पर लाभ कितने का हो रहा था, 2/3 रुपए का, तो गुणा में आप 100 करेंगे तो लाभ परसेंट आपका आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, 3 से 3 खत्म, ये हो जाएगा 200%। तो 200% का आपको लाभ हो रहा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 दिया है आपको और लघुत्तम समावर्तक क्या होगा ये बताना है। तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर कोई संख्या है जैसे मान लीजिए 8 और 14 है, अगर ये दो संख्याएं थी, अब मैंने इनका अनुपात बनाता हूं तो किससे डिवाइड करूंगा, जो इन दोनों को डिवाइड करती हो, यानी मेरे को अनुपात बनाना है तो मैं उस नंबर से डिवाइड कर देता हूं जिससे जो उसका HCF होता है, क्या होता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, तो ये अब रेशियो बन गया है। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 इनका क्या था HCF, तो यानी रेशियो जो बनता है वो HCF से डिवाइड करने के बाद बनता है। तो रियल में ये संख्याएं क्या थी, अभी आप समझ गए होंगे, तो रियल में संख्याएं क्या थी, 11 गुणा 4 और 17 गुणा 4, तो ये दो संख्याएं थी। तो आपसे पूछा उनका लघुत्तम समावर्तक बताना है, लघुत्तम समावर्तक बताना है तो कितनी बड़ी बात है, दो संख्याएं ये थी, चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है आपके HCF की गुणा और LCM की गुणा, ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ से 4 से ये 4 खत्म और ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 17 चौका 68, 68 की गुणा आप 11 में करेंगे, तो 11 की गुणा आप 68 में करेंगे तो 8 और 14 का 4, 748, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 11 की मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखाता हूँ, अगर नंबर बड़ा है तो, देखिए इतना बड़ा नंबर है या फिर हो सकता है बड़ा भी हो, इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको 11 से। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले जो नंबर है उसको सेम लिख देंगे ऐसे ही, फिर आपको दोनों नंबरों को जोड़ना है, 7 6 13, 13 का आपको लिखना है 3, कैरी करना है 1, फिर अगले दोनों नंबरों को जोड़ देना है, कितना आएगा यहाँ पर 7 6 13 और एक 14 का 4, फिर कैरी करेंगे 1, फिर अगले दोनों नंबरों को जोड़ देना है, 7 3 10 और एक 11 का 1, हासिल लगा 1, फिर इन ये जोड़ लिया ना, अब 3 बचा है केवल, 3 और एक 4, फिर बाद में उतारना है आपको 3, ठीक है सिंपल हो जाएगा। और सॉरी ये बाद में 3 नहीं, 3 हमने लगा लिया और 3 में 1 जोड़ दिया तो इतना, यानी ये आपका आंसर 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं इसके आप उससे डिजिटल सम से, तो 639 हो जाएगा, 7 7 14, यानी 5 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, यानी आपका डिजिटल सम आ रहा है 1, तो क्या इसका भी 1 आ रहा है क्या, 4 4 8 और 1 9, 7 3 10, यानी 1 ही आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं और बाकी आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन इस तरह से उसका आंसर आ गया, और 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दी। तो यहाँ पर दिया है संख्या A और B और B और C और C और D का औसत जो है क्रमशः 9 6 4, AD का औसत बताना है क्या होगा। तो आप जानते हैं औसत दिया है किसका, A, B का, A, B का, तो इनका सम क्या हो जाएगा, मैं सीधा सम लिखता हूँ, इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा आपका दुगने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप जितनी ये संख्या है तो वो जाएगा 18, और B और C का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12,
और आपका जो सी और डी है उसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। तो अभी आपसे ए और डी का औसत पूछा है, तो अभी आप अच्छे से दिख रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, यानी ए प्लस बी और सी प्लस डी, और माइनस कर दूं तीसरी को, तो क्या आ जाएगी, केवल ए प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बी और सी जो है कट जाएंगे, ये वाले माइनस हो जाएंगे। तो 18 8 कितना होता है, 26 में से 12 गया तो ए और डी का जो योग आया वो आया 14। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 7। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें लिखा है आपका पी पी जो है वो 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% के लाभ पर बेचता है, और क्यू इसे आर को इतने रुपए में बेच देता है, तो क्यू का लाभ प्रतिशत बताना है। तो सिंपली आपको समझ आ रहा होगा यहाँ से कि आपको ये निकालना है कि क्यू ने कितने रुपए में खरीदी थी। अगर मैं ये निकाल लेता हूँ तो क्यू का कितना लाभ हुआ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उसने बेची है 14,449 में उसने बेची। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पी के लिए, पी ने जो खरीदी थी वो खरीदी थी 1200 में, उसने पी क्यू को बेची 15% के लाभ पर। आप 15% का फ्रैक्शन बना सकते हैं, कितना आएगा, 15/100, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अभी आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी तो मेरे को सब कुछ आता है, मतलब ये तो आता है कि फ्रैक्शन कैसे बनाते। तो इसका मतलब हुआ 3/20। तो आपको भी अच्छे से आना चाहिए। 20 अगर क्रय मूल्य है किसी का तो 3 का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेची जा रही है वो वस्तु, 23 यूनिट में। 20 में खरीदी थी, 23 में बेची जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 यूनिट की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 1200 के, और आपको 23 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बस सिंपली कर देंगे आप इसको सॉल्व। यहाँ से 2 छक्का 12, 60 बार चला जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 18 का 8 कैरी करेंगे 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 1380 रुपये की क्या हो गई, ये क्यू ने खरीद ली। उसने बेची कितने पर है, 1449 में। तो 1449 में कितना फायदा हुआ उसको, इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 9, क्या जाएगा 9, और 14 में से 8 गया तो 6 यहाँ पर, यानी 69 रुपये का फायदा हुआ कितने पर, आपका 100 और 1380 रुपये पर। गुणा में 100 करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 1 0 से 1 0 खत्म, और यहाँ से करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार खत्म हो जाएगा ये, और 2 से इसको भाग करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, यानी 5% का उसको लाभ। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी एक बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भर जाता है, तो शेष बाल्टी कितने समय में भर जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। देखिए 4/11 भाग कितने मिनट में भरा जा रहा है, 5 मिनट में, तो एक पूरी बाल्टी कितने मिनट में भरी जाएगी, 5/4/11, इस तरह से हो गया। ठीक है, कितने में भरी जाएगी, आपसे क्या पूछा है, शेष बाल्टी कितनी है, देखिए 4/11 तो भरी हुई है, तो कितनी शेष रह गई, 7/11। ये फ्रैक्शन आपसे निकालना आता होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो 7/11 की वैल्यू आपको बतानी है, तो कितनी हो जाएगी, 5 और यहाँ पर 4, ये गुणा में 11 कर देता हूँ, ऊपर पहुँच जाएगा। और आपको बतानी है 7/11 की वैल्यू, तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे किससे, 7/11 से, इस 11 से 11 खत्म, और ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 35/4 कितना है, 35/4। तो 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, उसके बाद बचेगा आपका यहाँ से 3/4, और 3/4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बनाने के लिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 15 या 45, यानी 8 मिनट 45 सेकंड आपको बाल्टी को भरने में लगेंगे जो शेष है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर आराम से समझेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। ए कितने दिन में कर रहा है जी, 18 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी यानी दोनों करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं, और बी और प्लस सी करते हैं तो वो कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि जब इस तरह से डेज देते हैं तो हम जो आपका वर्क मानते हैं, टोटल वर्क, वो इन जो जितने दिन में ये कर रहे हैं सब उनका एलसीएम मानते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 8 72। ठीक है, एलसीएम हो गया 72। तो ए की इफिशियंसी आएगी, यानी जितने दिन में कर रहा है उससे हम भाग करते हैं टोटल वर्क को, तो इफिशियंसी आती है। तो 18 चौक 72, तो ए की इफिशियंसी आ गई, 4 यूनिट काम करता है एक दिन में।
और a प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 12 इसकी बी और सी की इफिशियंसी आ जाएगी। तो आपको पता चल रहा है यहाँ से a की इफिशियंसी तो है वो 4। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी की 9 है, तो b की कितनी हो गई 5, और यहाँ से b और c की कितनी है 12, तो b की अगर 5 है तो c की कितनी हो गई 7, और तीनों की इफिशियंसी हमारे पास है, और टोटल वर्क हमारे पास ये दिया है, टोटल वर्क हमारे पास ये दिया है। तो आपको बताना है a प्लस बी कितने दिन में कार्य करेंगे, तो 72 को आप भाग कर दीजिए किससे, इनकी इफिशियंसी को जोड़कर, 5 4 9 7, 9 7 कितना हो गया 16, 16 से भाग करेंगे इसको तो कितनी बार चला जाएगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 64 के बाद बचेगा आपका 6 2 8, 8 बटे 16 यानी 4.5, इसको 8 करना 8, 8 दूनी 16 कर सकते हैं, तो 4.5 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो ये आप देख सकते हैं, आप ये कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं, 16 से भाग किया था 72 को, तो ये हो गया पूरा 4 बार गया, और 8 बटे 16, फिर 8 बटे 16 को 1 बटे 2 करा, तो 4.5 दिन कुल लगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार एक सोफा सेट को 12% की छूट देकर इसे इतने रुपए में बेच देता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या है ये बताना है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ना चाहिए, और परसेंटेज का बहुत अहम रोल रहता है इसमें, तो आपको परसेंटेज अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए 12% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेच दे रहा है। अभी आप जानते होंगे कि 12% की छूट का मतलब है, 12 का फ्रैक्शन करते हैं हम तो क्या आएगा, 4 तिया 12, 12/25, ठीक है। तो 3 जो है वो छूट मिलेगी आपको, अगर आपका कोई वस्तु का मार्क प्राइस 25 है तो कितने में बेच देगा वो, 22 में बेच देगा। तो देखिए 22 यूनिट की ही वैल्यू आपको दी है 1776, ये 22 यूनिट की वैल्यू दी है, और आपसे पूछा है कि उसका अंकित मूल्य कितना था, यानी 25 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी। तो आप बहुत ही आसान है, इसको कर देंगे 11 दूनी 22, 11 का ना 11, 11 छंग 66 के बाद 11 का ना 11, 11 छंग 66, 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 0 8 8। अब 25 से भाग इसमें क्या करनी है गुणा, तो 25 अट्ठे 200, 200 का यहाँ पर आप लगाएंगे 0 और 20, तो फिर से 0 बार पढ़ेंगे तो एक बार और 0 लगा देंगे, फिर 2, और 25 अट्ठे 200, और 200 में 220, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 200 में आप 20 जोड़ेंगे तो 220, अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा सा ये आएगा इतना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कीजिए अच्छे से, 25 अट्ठे 200, 200 का 0, फिर बचेगा 20, तो यहाँ पर आप एक 0 और लगा देंगे, फिर 2 कैरी करेंगे, और 25 अट्ठे 200, और 200 में 2 जोड़ेंगे तो 202 आएगा। अभी आपको दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ से, तो अगर आप 25 की मल्टीप्लाई 808 में करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सीक्वेंस में नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान आपको औसत चाल बतानी है, क्या होगी उसकी। चलिए तो करते हैं, आप भी सोल्व कीजिए और फिर मैं करता हूँ। अगर आपको नहीं होता है सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं मेरा सॉल्यूशन। देखिए मेरा करने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले मैं जो करूँगा वो इस तरह से होगा कि मैं इस डिस्टेंस को 272 ना मान के और इसको 85 ना मान के मैं एक रेशियो मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे को समय चाहिए और कुल दूरी चाहिए। देखिए समय निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, 272/40 ये करना होगा, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम आएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा 85/50। तो देखिए यहाँ पर जो ये समय आ रहा है ना, ये फ्रैक्शन में बन जा रहा है, और फ्रैक्शन को सोल्व करना वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होगा। आप यहाँ से देखिए ये समय आ गया है दोनों का, आप जानते हैं कुल समय और कुल दूरी, यानी आपको 272 और प्लस करना है आपको 85 को, 272 प्लस 85 अपॉन करना है, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी। जबकि मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इस तरह से बहुत टाइम लगने वाला है। तो किस तरह से करते हैं देखिए मैं बताता हूँ। कई बार ऐसा भी बोलता है कि 40 किलोमीटर की दूरी से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 1/4 दूरी चलता है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो बाकी की 3/4 भाग दूरी चलता है। तो इस तरह से भी दे सकता है,
और जो मेथड यूज कर रहा हूं मैं वो इसमें भी लग सकता है और इस तरह के क्वेश्चन में भी लग सकता है, यानी दोनों में लगेगा। तो हमको क्या करना है, देखिए पहले रेशियो बना लेना है दूरी का। मैं इसको नहीं करता हूँ, जो क्वेश्चन दिया है उसको करेंगे। तो दूरी का रेशियो बनाएंगे, आप देखिए 17×5 = 85 और यहाँ से करेंगे 17 के ना 17, 17 102, यानी हमारा जो रेशियो आ गया है डिस्टेंस का वो आ गया 16:5। ठीक है। अब हमारे लिए क्या करना है, 16 और 5 में हमको ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये नंबर जो है 40 और 50 दोनों से इजिली कट जाए। तो हम 40 यानी जो स्पीड दे रखी है दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे हम 200 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी करेंगे 200 से। आप जानते हैं रेशियो में कितने से भी मल्टीप्लाई करो डजेंट मैटर। तो अब क्या हो गया है, ये दूरी बन गई है ये वाली और अब ये दूरी बन गई है ये वाली, यानी पहले इतनी दूरी चलता है और बाद में इतनी दूरी चलता है। तो देखिए 40 की स्पीड से इस दूरी को जा रहा है तो कितना समय लगेगा, देखिए इजिली आप काट सकेंगे, यहाँ से आराम से आप निकाल लेंगे। 4×5 = 20, 16×5 = 80, यानी 80 घंटे आपको लगने वाले हैं। मैंने ये किलोमीटर में मान लिया दूरी और ये भी किलोमीटर में है। और यहाँ से आप भाग करेंगे 50 से, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है तो ये आपकी स्पीड है। तो समय आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए ये 5 चौक 20, यानी 5 चौक 20, यहाँ से हो जाएगा कितना 20 घंटे। तो यहाँ से 20 घंटे लगने वाले हैं और इतनी दूरी को तय करने में 80 घंटे लगने वाले हैं। टोटल दूरी कितनी है, देखिए जो हमने मानी थी उसी को सम करना होगा। इन दोनों को सम करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 × 200। दोनों को जोड़ दिया मैंने और टोटल समय कितना है 100। बस अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए आपकी स्पीड आ गई 42। तो आपकी जो औसत चाल आ गई है 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से ही अटेम्प्ट करें, इससे बहुत फास्ट होगा, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2,400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। फ्रेंड्स एक महीने का आता है या फिर 2 महीने का आता है और या फिर 1 साल का आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं साधारण ब्याज। जबकि डेज का जाता है तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जबकि इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो होता है कोई भी अमाउंट आपकी प्रिंसिपल उस पर होता है PRT परसेंट। कितना होता है RT परसेंट, R यानी रेट और T यानी समय, परसेंट लगा देते हैं, बस इतना होता है। अगर आपसे बोला जाता है कि 5 रुपए प्रति वर्ष का ब्याज है और प्रति मंथ का या वर्ष का और वार्षिक ब्याज है और आपको 4 साल के लिए लगाना है, तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपका प्रिंसिपल दिया है उस पर सीधा 20% निकाल देना होता है। यही होता है ना। तो आप ऐसे ही करें, ना कि वो फॉर्मूला लगाएं, वो फॉर्मूला लगाना ठीक नहीं है कि उसमें लगो PRT/100 ऐसा ही, ऐसा नहीं, सीधा परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज कितना होता है RT परसेंट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है RT परसेंट, R की T से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज में निकाल दो उसका उतना परसेंट। तो यहाँ पर देखिए हमको कितना राशि दी है 2400 राशि दी है। कितने समय के लिए लगाना है, तो आप 20 मार्च से 31 मई तक काउंट करेंगे कि कितने डेज हो गए हैं। देखिए और आपके लिए वार्षिक दर दी है, तो आप जो समय निकालेंगे वो वर्ष में ही निकालेंगे, मंथ में नहीं निकालेंगे। अगर आपको मंथली दी होती दर तो आप मंथ में निकालते डेज और उसके बाद इसको सोल्व करते टाइम को। अब आपको वर्ष में निकालना है तो कितने डेज हो जाएंगे, देखिए मार्च होती है 31 की, यहाँ से 22 दिन यहाँ से हो जाएंगे और फिर उसके बाद अप्रैल आएगी आपकी 30 दिन और उसके बाद 31 दिन मई के हो गए, तो कितने हो गए ये 30 60 22 दिन नहीं 12 दिन। ये मार्च के कितने होंगे, केवल 12 दिन। यहाँ से इसको हटा दीजिए, मार्च के कितने दिन होंगे, केवल 12 दिन और इसको जोड़ेंगे तो 30 30 60 और 1 70 3 73, यानी 73 डेज हैं। तो देखिए समय निकालने के लिए समय हमने लिखा दिया 73 डेज कितने पर 360 365 365 डेज होते हैं ना टोटल एक वर्ष में, तो हमने वार्षिक समय बना दिया उसको। ऐसे ही अब दर लगाएंगे तो 6 24 और 1 25/4%, बस परसेंटेज ही तो निकालना है। परसेंट में देखिए आप अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से 5 5 25 और यहाँ से 5 7 35 5 3 15, इस 73 से ये 73 खत्म। ये परसेंटेज लग रहा है और इसका मीनिंग होता है कि आपको डिवाइड करना है 100 से। तो आप देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो इस 100 से ये 2 जीरो खत्म और यहाँ से आप 4 से इसको भाग करेंगे, 4 6 24, कितना हो गया 6 पंजे 30। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है 30 रुपये। आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः 60 और 5 है। बोल रहा है कि यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताइए कोई एक संख्या है जिसको किससे भाग किया जाता है, 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल क्या आता है, 10 आता है, तो वो संख्या क्या होने वाली है बताइए, 20 ही हो जाएगी ना, यानी 10 की गुणा 2 से कर देंगे, यानी 10 दूनी 20, तो वो संख्या कितनी होगी है 20। तो हमारी एक संख्या हमको दे रखी है 20 और दूसरी संख्या बतानी है। कितना सिंपल है, आप जानते हैं LCM मल्टीप्लाई क्या HCF इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। बाकी अलग कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि LCM और HCF पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई जाए तो आप जरूर कमेंट में बताएं मुझे, मैं आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से। तो LCM कितना है 60 मल्टीप्लाई 5, ये इक्वल होगा 20 के, और सेकंड नंबर हमें बताना है तो सेकंड नंबर हमने मान लिया। तो अब इसको 20 दिया 60 और 5 दिया 15, यानी कितना हो जाएगा सेकंड नंबर 15। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो अंतर है वो 16.80 है। देखिए कितनी आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कोई जो आपका धनराशि है वो x रुपए, ठीक है। अभी आप जानते हैं ट्री मेथड से आप निकालते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो बेस्ट मेथड है कभी कभी यूज करने के लिए, पर डिफरेंट मेथड हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में सोल्व करने के। तो यहाँ पर ट्री मेथड से आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैं उसको यूज करता हूँ। तो x रुपए थे तो x का 8% आप पहले वर्ष के लिए ब्याज लेंगे। अब अगले वर्ष भी आप x का 8% लेंगे, पर अगले वर्ष आप जानते हैं ब्याज पर भी ब्याज लेंगे, यानी x जो आपका ये है x 8%, इस पर भी आप क्या लेंगे 8% का ब्याज लेंगे। ठीक है, तो अभी आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, जो हर साल बराबर लगता है, यानी 8% लगेगा। तो ये जो ऊपर ऊपर होता है, ये जो हमने किया है, ये तो साधारण ब्याज ही है ना, 2 साल का, आप जानते हैं ये 2 साल का साधारण ब्याज है। और अंतर क्या है, अंतर तो ये है, इसी की वजह से अंतर आया है, यानी जो ब्याज पर ब्याज मिला है उसी की वजह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर आता है। तो ये बराबर है किसके 16.80 के, ये बराबर है आपका 16.80 के। तो यहाँ से आप निकालेंगे x इक्वल हो जाएगा आपका 16.80 मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए परसेंटेज का साइन हटा देंगे यहाँ से, 100 से इस साइन को भी हटा देंगे आप, तो डबल जीरो और लगा देंगे और नीचे आ जाएगा आपका कितना आएगा 64। आप जानते हैं इसको नीचे करेंगे तो यहाँ से 4 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उनको और 88 से डिवाइड कर दिया, 88 जा 64, तो आप 64 से अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से 88 जा 64 और यहाँ से 8 दूनी 16 और 8 का 8 जीरो। अब देखिए ये 2 जीरो हटा दीजिए और यहाँ से दशमलव को इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो अब 8 से इसको भाग करेंगे आप, कितने जीरो हैं ये 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, इनको भी हटा दीजिए। अब ये हो गया 2100, आपको 8 से भाग करना है 2100 को, तो 8 दूनी 16 और 50 हो जाएगा, 8 छंग 48 20 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो आपका आंसर हो जाएगा 2625। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या होता है आपका ब्याज का अंतर। तो अब से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है सीधा लिसन, आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपका जो अंतर आने वाला है वो x पर जो है वो 2 बार 8% लगेगा, यानी पहले एक बार और लगेगा 8%, फिर एक बार और 8% लगेगा, तो वो अंतर आएगा। तो इसी को आप सीधा बराबर कर देंगे कितने के 16.80 के, गॉट इट। ठीक है ना, इतना आपको समझ आ गया होगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यहां से आप x की वैल्यू सीधा निकालेंगे और सीधी वैल्यू कितनी आएगी 2625। ठीक है, अब आपको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आप समझ आ गया होगा, तो इतना सब करने के बाद सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। इस सीरीज को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जब भी हमारे लिए इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस देखना होता है कितना होता है, अगर यहाँ पर देखिए डिफरेंस है केवल 1 का, तो आपको जो
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, क्योंकि मैं इसको सोल्व करके दिखा सकता हूँ। देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो आप क्या आएगा, यानी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 माइनस 3, यानी ऊपर बचेगा 1 अपॉन में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, तो सेम ही आने वाला है, मैंने चेंज करके लिख दिया है। पर अगर यहाँ पर डिफरेंस अगर आपका 2 का आ जाता है या 3 का आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, देखिए 2 से ही मल्टीप्लाई करनी होती है, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/3 होता और माइनस 1/5 होता, ऐसे होता, तो आप जानते हो ऊपर वाला जो 2 आएगा यहाँ पर, अब इसको सोल्व कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 2/2 5 माइनस 3/3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो आपका जो ये वाला 2 है, 2 इसको डिवाइड कर देगा, किसको कर देगा, ये यहाँ पे जो डिवाइड आ रहा है उसको हर बार में डिवाइड करता जाएगा, तो आप बाहर 2 ले लेते हैं कॉमन और इसको लिखते जाते हैं सिंपली 1/3 माइनस 1/5, और फिर ऐसे ही सीरीज को खोलते जाते हैं और सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली ऐसे खोलेंगे क्योंकि यहाँ के हिसाब से ये दिया है यहाँ पर -1/6, अब ऐसे ही जाएंगे आप तो लास्ट में आएगा आपका प्लस का 1/20 माइनस 1/21, तो आप देख रहे हैं ये जो सेकंड नंबर की माइनस वाली टर्म है इससे प्लस वाली कट जा रही है, ऐसे यहाँ पर कट जा रही है, तो ऐसे ही यहाँ पर लास्ट में कट जाएगी, यानी 1/20 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3, क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/21, केवल ये बचेगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे 21 ले लेंगे आपसे एलसीएम, तो ये 7 माइनस 1 यानी 6/21 हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, 2/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा सीरीज का क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि गैप अगर ज्यादा हो, 2 है तो 2 यहाँ पर ले लेंगे आप, 2/2 से डिवाइड कर देंगे, 3 है तो 3 से कर देंगे, 4 है तो 4, डिफरेंस जितना है उतने से मल्टीप्लाई उतने से ही डिवाइड, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि नीचे वाले से ये ऊपर वाली टर्म कटती जाती हैं, तो ये केवल ये रह जाता है बाहर 2, और 2 के बाद आप सिंपली सीरीज को पार्ट ऐसे खोल देते हैं, फिर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर वाला 2 आने वाला था वो नीचे वाले 2 से कट गया है या फिर वो डिवाइड हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें पूरी अटेंशन देनी होती है और एक बार में इसको राइट करना होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार में रॉन्ग कर देते हैं तो मान लीजिए कि आपने कई सारे मिनट बेकार कर दिए और आपकी जो हो सकता है एग्जाम क्रैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वही कम हो जाए। इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से करना होता है पर एक ही बार में 100% सही करना होता है, तो इसको धीरे धीरे सोल्व करने कीजिए, अच्छे से एक एक टर्म करके सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आप जानते हैं बोर्ड मास का रूल को आप अप्लाई करेंगे तो ऑफ पहले सोल्व होता है, डिवाइड से भी ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सोल्व करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9, यानी ये हो जाएगा 9/2, 9/2 में देखिए आप 2 से तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 1 16/5 डिवाइड बाई 3 की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे आप 1/3 लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहली टर्म की वैल्यू आ गई 16/15, ऐसे एक एक टर्म की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर देखिए दूसरी टर्म में फिर से ऑफ है तो इसमें मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ से 3 गुना 3 2 कितना हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 1 17/4, ठीक है। और ये कितना है 5 तिया 15 16 17/3, तो अब इसको सोल्व करेंगे 17/3 मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिवाइड की जगह, यहाँ पर डिवाइड है ना तो ये ऊपर कर देता हूँ और इसको नीचे कर देता हूँ। आप जानते हैं जब डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं केवल, तो ये हो जाएगा 12/5 गुणा 17, तो 17 से 17 खत्म और 3 चौक 12 कितना आ गया 4/5 प्लस करेंगे आप 4/5, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आपको ये टर्म सोल्व करनी है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई से पहले आप डिवाइड सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 2 8, तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे आप, देखिए 3 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब आपको सोल्व करना है 5 से 15 और 1 16/3, ये हो गया 16/3, देखिए 3 से 3 खत्म और इस वाले 8 से ये 2 बार खत्म और ये 2 से ये 2 बार खत्म, तो कितना हो गया 3/2, तो माइनस करना है आपको 3/2, ठीक है। अब आपको सिंपली इनको ऐड करना है, ऐड करना है तो आपको ले लेंगे एलसीएम आप
16 हो जाएगा, और 30 कितना हो जाएगा एलसीएम 30, सॉरी एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 30, और 16 जैसे आप जानते होंगे इतना, तो इसको ऐड करना, 15 से ये 2 बार जा रहा है तो 2 बार आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 32, कितना हो जाएगा 32 प्लस ये 5 6 जा 30, तो 6 4 जा 24, और माइनस करेंगे यहाँ 15 तिया 45, तो ये सोल्व करके आएगा आपका 4 2 6, 3 2 5 56 माइनस 15 तिया यहाँ पर क्या करना था 15 तिया 45, ये 45 माइनस करना है यहाँ से, और आपको 30, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/30। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, ऐसे ही सोल्व करना है आपको एक बार में अच्छे से। मैं थोड़ा स्लो स्लो करा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आए, इसलिए मैं फास्ट तरीके से भी कर सकता हूँ और जा सकता हूँ बहुत तेजी से, पर नहीं, आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 15वें छात्र की आयु बतानी। देखिए बोला है कि 15 छात्रों की आयु 14 वर्ष है, यानी सभी की 14 वर्ष है। ये फास्ट मोड में कैसे करेंगे आप इसको सोल्व, मैं वो बताता हूँ। इसका कहने का मतलब है 15 के 15 जितने स्टूडेंट है सभी की 14 वर्ष है, पर नहीं, आपका क्वेश्चन बोला है कि 6 छात्रों की तो औसत आयु 15 है, सभी की 14 बोला, लेकिन 6 की बोला उसने 15 15 है, यानी 6 की कितनी है 15 15, इसने बोला सभी की 14 14 है, और आगे बोला है कि अन्य 8 जो है उनकी 13 13 है, कितनी है 13 13। आप समझ आ गया होगा इतनी बात। देखिए यहाँ पर बोला है कि 15 15 है, और हाँ हमारे हिसाब से दिया है हमें 14 14 है सभी की, तो हमें देखिए यहाँ पर 14 करने के लिए, यहाँ पर आप यानी 14 था तो यहाँ पर हमने तो 15 15 दे दिया 6 को, 15 15 हो गए 6 के 6, तो यहाँ पर हमारे 6 जो वो हैं 6 नंबर जो हमने एक्स्ट्रा दिए हैं, एक एक फालतू जो सभी को दिया है, वो कहीं ना कहीं 8 या फिर वो एक अन्य जो बची है 15वां नंबर उसमें से दिया होगा ना इन सभी को, तो 6 हमने यहाँ से दे दिया, ये -6 लिखेंगे, यहाँ हमने एक्स्ट्रा दे दिया। अब देखिए इन 8 का है 13 13, तो ये 8 का 13 13 दिया है, यानी होना तो 14 चाहिए था, यहाँ पर 13 13 दिया है, तो हमने यहाँ कहीं ना कहीं एक एक जो है हमारे लिए यहाँ से बच गया है, हमारे पास आ गया है, यानी हम आगे कहीं पर, यानी जो 15वां नंबर है शायद हो सकता है उसमें हमने उसको ऐड कर दिया, तो कितना एक एक दिया है हमने किसको 8 को, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 8, यानी यहाँ से हमारे लिए मिला 8 मिला। तो आप बताइए यहाँ 6 हमने एक्स्ट्रा दे दिया था, यहाँ पर हमको 8 मिला, तो हमारे पास अभी भी 2 बचा है जो हम अगली संख्या में एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो अगली संख्या क्या होनी चाहिए, होनी तो 14 चाहिए, पर हमारे पास 2 हम बचा कर लाए सभी संख्याओं से और इसमें जोड़ दिया हम, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह से करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। तो यही एक अच्छा मेथड है यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, एकदम बढ़िया। तो आप इस तरह से सोल्व कीजिए सभी क्वेश्चंस को, तो अच्छा रहेगा और फर्स्ट आप कर पाएंगे। आप जानते हैं एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें फास्ट करने का कितना महत्व होता है या कितना इंपॉर्टेंस होती है, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। आप तैयारी कर रहे हैं उसकी या फिर कर चुके होंगे, 1 2 बार आपने दिया भी होगा एग्जाम। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है, प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। तो आपको क्या बताना है, पदों का अंतर देखना है। देखिए पदों का अंतर सभी का देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 45, यहाँ पर भी 45 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 45 और यहाँ पर भी 45 है। आगे बोल रहा है कि प्राप्त मान 4/7 होना चाहिए, तो इनको अगर हम सोल्व करें यानी इनको हम क्या थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो 4/7 आना चाहिए। तो करते हैं, देखिए 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, देखिए इसी का आ गया 4/5, तो आपका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं, मैं वीडियो में कोई भी बकवास नहीं करने का, सिर्फ आपके काम की बात करूंगा यानी सॉल्यूशन की बात करूंगा और कुछ भी बात नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन है, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो 21 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनानी है, तो आपको बताना है कितनी ईंटें लगेंगी। तो देखिए आप जानते होंगे अच्छे से, आपको मैं समझा देता हूँ एक बार। ये दीवार है, तो आप जानते हैं पूरी दीवार का जो वॉल्यूम होगा वो किससे बनेगा, छोटी छोटी ईंटों से। इस तरह से एक ईंट इसके ऊपर लगेगी, एक ईंट इसके ऊपर लगेगी, तो आपको ये बात तो समझ आ गई है कि पूरी दीवार बनेगी ईंटों से, और एक एक ईंट का जो आपका जो टोटल वॉल्यूम है उसको ऐड करता जाऊंगा तो पूरी दीवार बन जाएगी।
तो मैं क्यों ना करूं कि पूरी दीवार का जो वॉल्यूम है उसको मैं डिवाइड कर दूं, उसको डिवाइड कर दूं मैं एक ईंट के वॉल्यूम से, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी ईंटें लगने वाली हैं। तो यही करेंगे। तो देखिए पूरी दीवार का जो वॉल्यूम होगा 21 मीटर में दिया है, इसको कर लेते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है हमें ईंट की माप। ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 12 में हम फिर से 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और 36 सेंटीमीटर दिया है, इसको 36 ही रहने दें। अब भाग करना होगा हमें, ये हो गया वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आप जानते हैं यानी आयतन उसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कितना होता है 28 गुणा 18 गुणा 6 कर देंगे। अब इसको सोल्व करना है, 6 यहाँ से 6 छंग 36 और 6 तिया 18 और ये 3 चौक 12 और यहाँ से 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ये 400 बार और ये 300 बार। अभी 400 से ये 100 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30,000 ईंटें लगेंगी इतनी दीवार बनाने में। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा। जब भी कुछ चीजों से मिलकर कोई नई चीज बन रही है तो मतलब उसका आयतन बराबर करना है और कुछ नहीं करना। एक व्यक्ति ने एक कार इतने रुपए में बेची, उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ कमाने के लिए कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी आप जान रहे हैं, मान लीजिए आपकी परसेंटेज से आप कर सकते हैं, फ्रैक्शन से कर सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन से आपसे अच्छे से आता हो तो 5% की जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 1/20। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु 20 रुपए की थी तो एक की हानि हो गई। ठीक है जी, 20 रुपए की थी, एक की हानि हो गई, यानी वो 19 रुपए में बेच दी गई। अब आप 15 का फ्रैक्शन बनाएंगे। देखिए 19 से आप विक्रय मूल्य आपको दिया है तो क्रय मूल्य आप निकाल लेंगे, 19 दूनी 38 और आप 20 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूनी 38 और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख रुपए उसका क्रय मूल्य आ गया। अब इस पर आप 15% का लाभ ज्ञात करना चाहते हैं तो 15% का फिर से फ्रैक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा 3/20, यानी अगर 20 रुपए की चीज थी तो 23 में बेच दी उसको 3 का लाभ लेकर। तो हमें बेचना इसी पर है, तो ये 20 की वैल्यू है और आपको 23 की वैल्यू बतानी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये 2 दूनी 4 और 23 दूनी 46, यानी 4,60,000। 4,60,000 की बेचेगा। ये तो हो सकता है आपका मेथड। अब मैं कैसे सोल्व करूंगा, देखिए थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि जब उसका क्रय मूल्य 100 ही है, मैंने मान लिया उसका क्रय मूल्य 100 ही है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा ना। और फिर अगर 100 है तो अगर लाभ कमाना चाहता है 15% का तो 115 क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोबारा से। तो आपको 85 विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी थी और आपसे 115 की वैल्यू पूछी थी। आप सिंपली सॉल्व करेंगे, 19 पंजे 85, 19 दूनी 38, यहाँ से 5 से 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 23 दूनी 46, कितना हो जाएगा 4,60,000। आप समझ गए होंगे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए और टॉपिक भी बता सकते हैं कि क्या मुझे नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।